CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। जब सुभाष चावला जी मेयर हुआ करते थे तब एफडी में करीब 450-500 करोड़ एफडी में पड़े हुए थे, जो आज बिल्कुल खाली है। आपकी ही पार्टी के जो देवेंद्र सिंह बबला थे, कभी पार्षद होते थे, वो एक ताला लेकर के आए थे बड़े से और उन्होंने कहा था कि ये लगा देना चाहिए। अब उनकी पत्नी मेयर है। क्या मेयर को जो पतिदेव का जो सपना है नहीं पूरा कर देना चाहिए? जब चल ही नहीं पा रहा तो लगाओ ताला। ना बिरादरी हमारी ऐसी है पॉलिटिशियन की, तो भी चोर मैं भी चोर। शहर की जनता के लिए बोझ बन चुका है ये। मधुकर जी, बहुत अच्छा इशू आपने लिया आज। अधिकारी इतना इमोशनल ब्लैकमेल मेयर और काउंसलरों को करते हैं। क्यों नहीं अब क्रांतिकारी कदम या कोई जादुई छड़ी चल पा रही है? मेजर जो प्रॉब्लम है वो हल नहीं होगी जब तक इसका रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेशन का नहीं होगा। सिर्फ दिल्ली फाइनेंस कमीशन है। आप तो हमारा हक मार रहे हो, जो हमारा रेवेन्यू शेयर बनता है वो नहीं दे रहे और हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन एहसान जताती है कि कॉरपोरेशन बनाई तो जितनी ज़मीन खाली पड़ी थी वो सब कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दी। ये जो अधिकारी आसपास राजभवन को एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक घेरा डाल लेते हैं, उनके तक ट्रू पिक्चर नहीं जाने देते। खेल सिर्फ जनता है। जब तक ये डंडा लेकर के, जिस जनता के लिए हम धरना देते हैं वो तो पास से मजाक करते उड़ा के निकल जाते हैं। जनता को लीड जनता करे, ना कि कोई नेता करे। जनता के निर्णय भी सही नहीं उतरे। नगर निगम क्रंच में है और पूर्व मेयर हमारे सामने हैं सुभाष चावला जी, जो भाजपा के लीडर भी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कोई इलाज है कि नहीं, या नगर निगम में अब ताला जड़ देना चाहिए, क्योंकि ये शहर की जनता के लिए बोझ बन चुका है। देखिए मधुकर जी, बहुत अच्छा इशू आपने लिया आज और सारे शहर के साथ साथ मैं भी चिंतित हूँ कि इस संस्था को बड़ी मेहनत के साथ खड़ा किया गया था। बहुतों ने बहुत इसको बनाने में सभी पार्टियों का योगदान है, इसको चलाने में सभी पार्टियों का योगदान रहा है और पार्लियामेंट मेंबर के बाद एक ही चुनी हुई संस्था है जहाँ कुछ लोगों को चुन के जाने के बाद शहर की बात करने का मौका मिलता है। तो इसको तो और ताकत मिलनी चाहिए थी। इसका ज़िंदा रहना कॉरपोरेशन का बहुत ज़रूरी है। ये ताला लगाने की बात तो सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए किसी भी आदमी को। अब ये स्थितियाँ क्यों बनी और पिछले कई महीनों से, या ये कहें कि जब पिछली बार आम आदमी पार्टी का मेयर बना, उसी बात से चर्चे शुरू हो गए थे कि कॉरपोरेशन की जो माली हालत है, आर्थिक स्थिति है, वो बिगड़ती जा रही है। तो क्योंकि मेरा संबंध रहा है एज ए पार्षद भी और एज ए मेयर भी कॉरपोरेशन से, और एज ए पार्टी एक्टिविस्ट भी, चाहे मैं कांग्रेस में था, तो काफ़ी मेरा एक ये कह लीजिए कि मेरा विषय ही कॉरपोरेशन था कि मैं इसमें इंटरेस्ट लेता था। तो मैंने इसमें पूरा एनालिसिस किया कि स्थितियाँ इतनी ख़राब क्यों हुई जी। जैसे आपने कहा कि 2014 तक कांग्रेस थी, उस वक्त हम कांग्रेस के मेयर बनते रहे, 450 करोड़ रुपए की एफडी भी थी और कभी भी शायद ये बातें नहीं उठी थी शहर में। हालांकि तंगी थी उस वक्त भी कि कई बार मुश्किलें भी आई, लेकिन ये बात नहीं कभी मुंह से किसी के निकली कि अब हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, या कभी ठेकेदारों ने इस तरह हड़ताल नहीं की थी कि धरने पे बैठ गए, ये हमारी पेमेंट नहीं हो रही। ये सुन के मुझे भी दुख हो रहा था और फिर मैंने इसमें गहराई से सोचा कि कारण क्या है। तो कारण मुझे एक नहीं अनेक नज़र आए और इसमें कोई एक जिम्मेवार नहीं, सभी जिम्मेवार हैं और ज़्यादा जो जिम्मेवारी है मैं समझता हूँ कि अधिकारियों की है। सभी जिम्मेदार हैं। ये कौन कौन है जिम्मेदार लोग? मैं इसीलिए आगे आ रहा था कि देखिए, जो पार्षद चुन के जाते हैं वो इतने ज़्यादा ये कह लें कि उनको इतनी आर्थिक जानकारियाँ नहीं, मुझे भी नहीं थी। मैं भी तो पहली बार चुन के गया था, पहली बार चुनते ही मेयर भी बन गया था, दूसरी बार भी बन गया। लेकिन चलो, एक हर आदमी का काम करने का तरीका होता है। तो मेरा ये था कि हम रोज़, मैं कोशिश करता कि कुछ सीखना चाहिए कि हम नए आए हैं तो नए आएंगे, सीखेंगे तो तभी कुछ समझ आएगी। वो शायद मुझे अब कमी थोड़ी नज़र आई पिछले जो 2-3 टर्म के काउंसलर हैं कि इन्होंने थोड़ा इस तरफ ध्यान कम दिया। अब ये स्थितियाँ क्यों बिगड़ी? इसलिए बिगड़ी कि 2014 तक तो एक पार्टी की सरकार थी और 2015-14 के बाद भाजपा की सरकार आ गई। उस वक़्त उसके थोड़ी देर बाद मेयर भी भाजपा के बन गए। तो एकदम से एक ऐसा देश में माहौल था
कि अब हर जगह तेज़ी से विकास होना चाहिए। बिल्कुल। और ये उनके बीजेपी के जो मेयर थे उनको मैं ब्लेम इसलिए कम देता हूँ कि उनकी इच्छा ये थी कि हमारे होते हुए शहर का जो विकास है बहुत तेज़ गति से हो। उसी में कुछ प्रोजेक्ट हमने हाथ में ले लिए जो शायद हमारे लिए उतने लाभदायक नहीं रहे, मतलब संभाल नहीं पाए उनको, जो मैं ये कहूँ, या ये मतलब ये था कि अपने क्रेडिट के लिए मैं शब्द यूज इस्तेमाल करता हूँ कि मैं मेयर हूँ तो मेरे टाइम में इतना विकास कार्य हुआ, वो रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गई। कौन थे सर मेयर उस टाइम? उस टाइम शुरुआत तो अरुण सूद जी से हुई थी और उसके बाद आगे बनते चले गए, फिर इलेक्शन भी जीत गए लगातार उनके, आज तक भी एक साल छोड़ के उन्हीं के मेयर हैं, उन्हीं के, मतलब हमारे पूनम शर्मा भी कांग्रेस की थी। पूनम शर्मा लास्ट कांग्रेस की थी वो जी। तो सारी चीज़ें कहाँ से शुरुआत हुई मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी जो आज आर्थिक तंगी है उसका कारण थोड़ी सी गड़बड़ हुई जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया। मोदी जी ने उस वक्त घोषणा की कि हम हिंदुस्तान के कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी लाएंगे, और ये प्रोजेक्ट गलत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट समय के अनुसार मोदी जी की दूरदर्शिता के अनुसार बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने, मैं समझता हूँ, चंडीगढ़ की जनता को भी उस वक्त और केंद्र सरकार को भी अंधेरे में रख के ये काम शुरू किया है। अंधेरे में रखने वाले कौन थे? अधिकारी। तो यहाँ पर एमपी भी क्योंकि मेंबर है उस स्मार्ट सिटी का। ये मैं मान सकता हूँ कि जितना उस वक्त, अगर इसमें उस वक्त के एमपी किरण खेर जी या और इसमें डीपली जाते, मेयर भी मेंबर है उसके। मेयर, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेयर अधिकार रहित मेयर है यहाँ, जो कॉरपोरेशन है इसमें। कोई नहीं, एमपी तो थे। एमपी, हाँ मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा उनको और इसमें गहराई में जाना था, लेकिन क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई उस वक्त, ये क्योंकि प्रोजेक्ट मोदी जी का था और सब चाहते थे कि चंडीगढ़ का, और अच्छा भी था, मैं ये पहली बात कह दूं कि प्रोजेक्ट बुरा नहीं था। क्या था इसमें, मैं थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। जब ये प्रोजेक्ट आया तो मैंने हाउस में ये खड़े होकर इस पर कुछ सवाल उठाए थे, आज भी वो रिकॉर्ड पे हैं कि ये प्रोजेक्ट बढ़िया है, क्योंकि उस वक्त था कि जो केंद्र सरकार है कुछ शहरों को 200 करोड़ रुपये साल का देगी और कुछ शहरों को 100 करोड़ रुपये साल का इसमें देगी, बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद देनी होगी। तो जब चंडीगढ़ में मैंने हाउस में ये सवाल उठाया तो मुझे ये बताया गया कि ये टोटल 5 साल में इस प्रोजेक्ट के ऊपर 5,000 करोड़ रुपया खर्च होगा जी। और सेंटर में से कितना आना था? 1,000 करोड़। 4,000 करोड़ रुपया। जब मैंने पूछा कि ये 4,000 करोड़ कहाँ से आएगा तो उन्होंने हमें बताया गया, रिकॉर्ड पे है, कि यहाँ पे हम एक कमर्शियल सेंटर बनाएंगे जो 45 सेक्टर की तरफ पड़ता है। वहाँ पूरा एक 17 सेक्टर की तर्ज पे एक बहुत कमर्शियल मार्केट बनेगी, उसको ऑक्शन किया जाएगा, उसमें से 5,000 करोड़ तक आने की संभावना है। ये उसके साथ लिंक था कि ये 5,000 करोड़ आमदन, ये लोगों जनता पे बोझ नहीं था उसका, ये 5,000 करोड़ का खर्चा इस तरह पूरा होगा। हुआ क्या कि जब वो प्रोजेक्ट की ऑक्शन के लिए आगे बढ़े तो यहाँ पे इतराज़ आ गया कि ये तो ज़मीन ही फॉरेस्ट की है, या डीम फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, तो ये आप ऑक्शन नहीं कर सकते। यहाँ अधिकारियों की सबसे बड़ी गलती है, उनको ये बात जनता को बतानी चाहिए थी, और उसकी 5,000 करोड़ के बदले में कोई चंडीगढ़ में और जगह पे उसी तरह का कमर्शियल सेंटर ढूंढना चाहिए था, और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। आज भी कॉरपोरेशन की प्राइम लैंड चंडीगढ़ में पड़ी हैं जिस पे कोई इतराज़ नहीं लग सकता था, उस पर ये मार्केटें बन के ये 5,000 करोड़ रुपया जो था उसकी भरपाई हो सकती थी। ये है सबसे बड़ा अधिकारी उस वक्त के जिम्मेवार, कोई भी हो, किसी पार्टी का भी रूल हो। अब वो 4500 जो 4,000 करोड़ रुपया था, प्रोजेक्ट तो चलना था स्मार्ट सिटी के, किसी की हिम्मत नहीं थी किसी अफसर की कि स्मार्ट सिटी को रोक देते। धीरे धीरे वो पैसा, क्योंकि एक इसमें है सिस्टम कि कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर ही उधर सीईओ थे, उनके दिमाग में भी ये था क्रेडिट लेने का, अवार्ड लेने का कि जी मैं स्मार्ट सिटी को सबसे आगे लेके जाऊँ। सारा धीरे धीरे जो हमारा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की जमा पूंजी थी वो सारी उधर चली गई। एक चीज़ और हमारा नुकसान हुआ जिसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। जब ये कसौली वाटर वर्क्स आया चंडीगढ़ में, जब ये क्लेम किया गया कि जी 15 MGD पानी जो और एक्स्ट्रा आना उसके लिए पाइपलाइन बिछनी थी, तो पंजाब गवर्नमेंट से एक चिट्ठी आ गई कि जी इमीडिएट 100 करोड़ रुपए जमा कराओ, तब हम आपको वहाँ एग्रीमेंट साइन करेंगे। उस वक्त मुझे याद है पूरी तरह, पूनम शर्मा जी हमारे मेयर थे, तो मैं काउंसलर था, तो वहाँ से चिट्ठी आई, चिट्ठी नहीं, विजय देव जी एडवाइज़र थे, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा जी कॉरपोरेशन के पास FD पड़ी है, तो आप हमें उधार के लिए 100 करोड़ रुपए दे दो, हम आपको बाद में वापस कर देंगे। मुझे पूनम जी ने कहा
सलाह मांगी कि ये ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा पूनम जी देखिए, अफसर जो होते हैं ये डेपुटेशन पे होते हैं, इनमें कुछ समय बाद चले जाना है, बाद में नए अफसर ने जिम्मेवारी नहीं लेनी, तो आप इनसे रिटर्न मांगो। तो चिट्ठी आई बाकायदा विजय देव जी की कि इधर क्योंकि शहर के भले के लिए काम है, और हमने भी सोचा कि कोई, बिल्कुल मैंने पूनम जी को कहा हमने कोई पैसा नहीं रोकना, शहर हमारा है चाहे किसी की सरकार हो। हमने वो 92 करोड़ रुपया इस शर्त के साथ दिया हुआ है कि वो पैसा हमें वापस आएगा। आज के बाद तो आज तक पैसा नहीं आया 100 करोड़ रुपया। बाद एमसी के पास लेने की हिम्मत ही नहीं है। मतलब वो बातें अंधेरे में रखते रहे अफसर। और उसके क्या होता है कि बाद में काउंसलर बदल गए, मेयर बदल गए, अफसर बदल गए, इस तरफ किसी ने शायद ध्यान भी नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन 100 करोड़ रुपये तो 400 करोड़ में से 450 करोड़, 100 करोड़ तो पहले दिन ही चला गया। अब वो एक और है जो मैं फिर अधिकारियों की बात कहता हूँ कि सेंटर का 1982 में बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, उस वक्त ना नगर निगम बना था, कुछ नहीं था, एक एग्रीमेंट हुआ था। उसमें जगन्नाथ कौशल जी मिनिस्टर थे, वो पार्टी हैं, उसमें सरदार दरबारा सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ मिस्टर बनर्जी थे चीफ कमिश्नर, कि भविष्य में कोई भी कजौली वाटर वर्क्स का कोई प्रोजेक्ट होगा उसकी फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया इन्होंने। मनी माजरा का जो प्रोजेक्ट हमने लोन लेके किया है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करें, आज भी मेरी आज भी रिक्वेस्ट है, मनीष तिवाड़ी जी से रिक्वेस्ट है, मेयर के रिक्वेस्ट है कि वो एग्रीमेंट को निकालें। वैसे तो लैप्स हो गया होगा, मुझे लगता है कि उसका भी एक टाइम था कि 20 साल 25 साल 30 साल, इनका ध्यान ना देने की वजह से वो लैग हो गया। और अगर उस एग्रीमेंट को भी ये रिव्यू कर लेते तो आज चंडीगढ़ का बहुत सा ऐसा बर्डन जो लोगों में यहाँ पड़ रहा है वो एग्रीमेंट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती। सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग अगर रुकी है किसी वजह से तो मेंबर पार्लियामेंट का रोल होता है वहाँ से लाना, वो मेयर का या काउंसलर का नहीं होता। अधिकारियों की इतनी तो हिम्मत नहीं होती जाके कि सेंटर में जाके इन बातों को उठाएं। कुछ बातें और हैं जिसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि वो कुछ चीज़ें हमारे लिए स्वेद हाथी बन गए। जैसे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ये कम्युनिटी सेंटर का एक जो कंसेप्ट था वो था कि इसको हमने बहुत मतलब सादे बना के, जब ये पहले 96 में बना था मुझे याद है, इसकी पहले बुकिंग रेट 500 रुपये था कॉलोनी में, आज 17,000 रुपये है। वो कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया। शहर में तो ज़्यादा है, शहर में 50,000 रुपये तक हो गया। क्यों की हुआ कि अब उसमें इतने कॉस्टली बना दिए। मैं तो हैरान हो गया 2-3 कम्युनिटी सेंटर को मुझे फंक्शनों में जाने का, जैसे 5 स्टार होटल इतना पैसा लगा दिया गया। चाहिए ये पॉलिसी बननी चाहिए, जिसमें मैं भी जिम्मेवार हूँ, शायद और भी हो गए और आगे के लिए भी अब तो बन चुके हैं श्वेत हाथी। तभी तो ये बातें उठ रही हैं कि उनको अब प्राइवेट कर दिया जाए। कम्युनिटी सेंटर किसमें इतनी भी बुकिंग नहीं आ रही कि वहाँ के जो हमारा स्टाफ है, चौकीदार है, सुपरवाइज़र है, या वहाँ की मेंटेनेंस है, उसका पैसा भी नहीं आ रहा। तो सर ये कम्युनिटी सेंटर बनाए गए, ये सिर्फ कमीशन खाने के लिए बनाए गए या फिर सच में सेवा देने के लिए? मेरे हिसाब से ये पॉलिसी ये होनी चाहिए थी, एक वार्ड में अगर 3 सेक्टर है तो 3 वार्डों में मिला के एक होना चाहिए था। अब तो ये हालत हो गई है कि हर सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर, ये सिर्फ जो अफसर अधिकारी हैं हमारे साथ भी करते थे। भ्रष्टाचार है या कमीशन खोरी? देखिए मैं इसको अब बहुत ज़्यादा उस तरफ नहीं जाना चाहता, इसमें हर चीज़ है, मैं ये कह देता हूँ। जो भी अधिकारी हैं, एक काउंसलर को आगे बोलेंगे देख उसके वार्ड में हो गया, उसकी बहुत वाहवाही है, तो अपने वार्ड में भी प्रोजेक्ट लेके आओ। काउंसलर ने नहीं सोचा कि इसका नुकसान कितना होगा, इसका फ़ायदा कितना होगा, कितनी इसकी यूटिलाइजेशन होगी। धड़ा मेरे वार्ड में भी होना चाहिए। मेरे बनते बनते आज मेरे हिसाब से तो 100 के करीब पहुंच चुके होंगे। जी बिल्कुल। और बुकिंग है नहीं। कौन अमीर आज देखा आपने कोई बड़ा अमीर आदमी जाके शादी वहाँ करता हो? वो तो आसपास के क्षेत्र में करते हैं, जीरकपुर जाते हैं। और गरीब आदमी के लिए आपने बुकिंग इतनी कर दी 50,000 रुपये, वो बेचारा नहीं कर पा रहा। एक जो अगर हम पूरा इसकी जांच करवाएं, मैं तो समझता हूं कि इसके बहुत बड़ी जांच की ज़रूरत है कि पिछले 10-12 साल से, कांग्रेस के समय में भी शुरुआत हो गई थी इसकी, आज भी चल रही है ये डंपिंग ग्राउंड का मामला। अगर इसका पूरा एस्टीमेट हम निकाल लें कि आज तक कितना खर्चा किया है, तो मेरे हिसाब से तो पिछले 10 साल में कम से कम 600-700-800 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। स्थिति वहीं की वहीं है, नतीजा कुछ भी नहीं है। कभी हाई कोर्ट में कोई पिटीशन डाल देता था, हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ जाती थी कि इसको इतने दिन में ख़त्म कर दो, उसकी आड़ में फिर दे टेंडर बेटर। आज भी देखता हूँ मैं अखबारों में, हर तीसरे चौथे दिन 2 करोड़ 3 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है। इन पे कोई पॉलिसी बना ही नहीं पाए हम। इसमें सारी पार्टियां जिम्मेवार है, सारे हैं। काउंसलरों को इतना दिमाग, उतना उसकी IQ नहीं है काउंसलरों का
क्योंकि वो बेचारे नए फील्ड में आते हैं। हम भी नए आए थे तो हमें भी मालूम नहीं था, धीरे धीरे सीखते सीखते आज पता लग गया जो आपसे मैं बातें कर रहा हूँ। एक महिला भवन बैठा है, मैंने उस दिन देखा, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये महिला भवन कभी किसी मेयर की सोच थी कि महिला भवन होना चाहिए, महिला जब आती हैं तो लगता है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर जाऊँ। ये हमारा फंक्शन ही नहीं था, फंक्शन प्रशासन का था, वो सोचता चलो हमने बना लिया, सोशल वेलफेयर में डिपार्टमेंट का था। आज मैं पिछले दिनों उसका टेंडर देख रहा था एयर कंडीशन का, मेरे ख्याल कितने करोड़ रुपए का था मुझे याद नहीं, बड़ी बड़ी अमाउंट थी। मैं देख के टेंडर हैरान हो गया। कितनी बार उसका टेंडर देखते हैं जी, वो इसको करें ना, आप इसका पॉलिसी बना के इसको दें कि इसको प्राइवेट करें। ऐसी चीज़ें टेंडरों में नहीं आ रही, लोगों को मालूम नहीं हो रहा कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, खर्चा कहाँ हो रहा है, वेस्ट कहाँ हो रहा है पैसा। एयर कंडीशन की जब वहाँ बुकिंग नहीं, वहाँ फंक्शन नहीं हो रहे, वहाँ कुछ हो नहीं रहा, तो उसका इतने बड़े हॉल हैं, उसकी एयर कंडीशन किस लिए हो रही है। किसी भी कम्युनिटी सेंटर में चले जाओ आप, 50-50, 35-35, 40-40 AC लगे हुए हैं। इन्वेंट्री है नहीं कारपोरेशन की। आज तक जब से कारपोरेशन बनी है मैंने 10 बार ये मुद्दे उठाए हैं कि कम से कम हमारी कितनी जायदाद है, हमने कितने बेंच लगाए, कितनी रेलिंग लगाई, कितने झूले लगाए, कितने AC लगाए, कितने हमने जिम में पैसे खर्च किए, उनकी इन्वेंट्री तो बताओ। पूछ लो कभी आपके बात करना जी किसी से, किसी भी डिपार्टमेंट से, कि आप बता दीजिए कितने हमने लैपटॉप आज तक खरीदे, कितने हमने टेलीफोन खरीदे, कितने मोबाइल खरीदे, कितने पंखे खरीदे। अगर वो नहीं है तो कहाँ है, उसको ऑक्शन किया तो कहाँ आमदन है, रेलिंग कहाँ चलेगी। 10 तरह के हमने जब से कारपोरेशन बनी है पार्कों में बेंचों के जो डिज़ाइन बदले हैं, कभी आयरन रॉड के लगाए, कभी पाइप के लगाए, कभी लक्कड़ के लगाए, कभी पत्थर के लगाए। आज तक जो उतारे हैं वो कहाँ हैं। सफाई का भी एक बहुत बड़ा मसला है। सफाई का आप सुन लीजिए, ये फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि ये आ गया कि जी ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो चंडीगढ़ आने वाला है, इसमें हमें प्राइवेटेशन की तरफ जाना चाहिए। ये जो लियोन्स कंपनी को दिया है, ये हमारे लिए भी एक नुकसानदायक सौदा रहा है। किसी की मैं नीयत पे शक नहीं करता, जिसने भी किया होगा उस वक्त ये सोच के किया होगा कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे चंडीगढ़ को लेके जाना है। नियत पर क्यों नहीं शक सर, जबकि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। फिर कहा कि हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे समय में एक मील पत्थर बनेगी, ये काम मैंने किया था, और ये अधिकारी करवाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकारी इतना इमोशनल ब्लैकमेल मेयर और काउंसलरों को करते हैं, जी ये कराओ जी, ये बहुत बढ़िया होगा, आपका नाम होगा जी। आप काउंसलरों के घर यही जा के कहते हैं जी देखो उसके वार्ड में ये इतना हो गया, आप क्यों नहीं करवाते। वो काउंसलर भी सोचता है कि यार वो वार्ड का काउंसलर है, उसी के काम वार्ड में उतने, तो मेरे क्यों ना। पेवर ब्लॉक वाला मामला ले लो, पेवर ब्लॉक का मामला जब पहले थी चंडीगढ़ में टाइलें लगी हुई थी। सर एक इसको जरा सा और भी क्लियर कर दें, जो लायंस कंपनी पर कितना खर्च अपना जा रहा है। लायंस कंपनी में एनालिसिस गलत बना दिए गए उस वक्त, ध्यान देना चाहिए था, सबको देना चाहिए था। 52 करोड़ रुपया साल का कंपनी को ठेका दिया है शहर के आधे हिस्से का, जबकि उससे पहले पूरे चंडीगढ़ में भी शायद 52 करोड़ खर्च नहीं होता था, जब हमारे अपने कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वाले और स्थायी कर्मचारी थे। ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, इसको रिव्यू करने की बार बार मांग उठती रही है। लोग कई बार भ्रष्टाचार की भी बातें उठाते थे, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मुझे मालूम है मेयर की कोई हैसियत नहीं होती कॉरपोरेशन के कि वो भ्रष्टाचार बिना अफसरों की मिली भगत के कर पाए। काउंसलर 1 रुपया नहीं खा सकता जब तक उसके अधिकारियों के साथ तालमेल ना हो। ये अधिकारी अपने इंटरेस्ट के लिए काउंसलरों को गलत राह पे चलाते हैं कॉरपोरेशन में। यहाँ जो पहले सबसे बड़ा तो नुकसान ये है ही है कि यहाँ टर्नओवर मेयर की 1 साल की है। अगर 1 साल मेयर कुछ करना भी चाहे तो अधिकारी उसके रास्ते में इतना डंगा डालते हैं, उसको ऐसा फेल करने की कोशिश करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 साल ये हमारा नहीं काम होगा तो नहीं होगा। काउंसलरों को मेयर के खिलाफ कर देंगे। अगर मैंने कोई उस वक्त भी 2-4 सख्त कदम उठाए थे तो काउंसलरों को कह देते थे जी हम तो काम करना चाहते हैं, ये मेयर नहीं होने देता। ये स्थितियाँ हैं कॉरपोरेशन में। पार्किंग का भी वही हाल हो गया। पार्किंग का है, पार्किंग का भी स्मार्ट, ये पार्किंग की बात चलती थी, स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट पार्किंग बनानी थी, करोड़ों रुपए और नहीं घोटाला नहीं मैं कह रहा इसमें। फिर मैं कह रहा हूँ ये कॉरपोरेशन को इसको जोड़ लिया आमदन के साथ कि हमारा ये रेवेन्यू का एक हेड होगा, और आते भी थे, अच्छे पैसे आने शुरू हो गए थे। 35-40 करोड़ रुपए साल का ऑक्शन में आ जाता था। अब ठेकेदारों को बाद में समझ आता था, बोली में तो बहुत बढ़ चढ़ के बोली दे देते थे, लेकिन जब वहाँ देखते थे कि पार्किंग है कितनी, स्मार्ट पार्किंग करने में खर्चा कितना आएगा, उनको पहले भी नहीं पता लग जाता कि हम घाटे में जा रहे हैं। मैंने 1-2 बार कहा था, मेरी बात के ऊपर थोड़ा उन्होंने कहा जी नहीं आप तो ये तो घाटा पड़ जाएगा। मैंने कहा जी इसको आप पहले 2-4 साल इसको इनकम से छोड़ के सर्विस में कर दो,
रादर मैं तो हक में इस बात का था, एक बार मैंने कहा था कि बजाय ठेकेदारों से लेने के आप उनको कुछ दो ताकि वो स्मार्ट पार्किंग लाएं। उनका खर्चा ही इतना होता है, लॉट्स बहुत छोटे हैं, ऑक्शन करोड़ों में ले लेते हैं देख के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कभी आप सर्वे करना। किसी मार्केट में 10 बजे जाना, अंदर आपको कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, पार्किंग लॉट फुल मिलेंगे। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे दुकानदारों को टेंडेंसी है कि सबसे पहले वो अपनी गाड़ी ही अपनी दुकान के आगे लाके खड़ी कर देते हैं। किसी वक्त शायद दुकानदार का एक गाड़ी होती थी, अब एक दुकानदार के पास 4-4 पार्टनर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर ऑफिस हैं, उनकी अपनी 5-5, 6-6 गाड़ियाँ हैं। कस्टमर को कहाँ पार्किंग मिलती है? किसी मार्केट में चंडीगढ़ में चली जाइए, पार्किंग फुल है, दुकानें खाली हैं, कस्टमर को तो पार्किंग मिलती ही नहीं, ठेकेदार को इनकम कहाँ से होगी? तो कुल मिलाकर के सर ये देखा जाए कि जहां भी हाथ ये लगाते हैं वहीं पे भ्रष्टाचार या नुकसान हो रहा है, तो डेवलपमेंट हो कैसे फिर? देखिए, जो भ्रष्टाचार है वो तो पूरे वर्ल्ड में है कह रहे हैं, और वो कुछ परसेंटेज होती है, यह नहीं होती कि अगर 100 करोड़ का हो गया तो सारे ही खा गए। तो सर कानूनी वैध क्यों नहीं कर दिया जाता है भाई? ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, गवर्नमेंट जब भी आती है, रिफॉर्म का मतलब ही पीछे, रिफॉर्म के पीछे भावना ये होती है कि हमने जो लूप होल हैं, जो ये होल चूहे कर देते हैं, उनको बंद करना है। ये सरकारों की मंशा हमेशा रही है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी सरकार में रिफॉर्म्स हुए, नरसिम्हा राव जी के हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के हुए, मोदी जी तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। जो डिजिटलाइजेशन हो रही है तेज़ी से, इसके पीछे एक ही कारण है कि मोदी जी चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। जब तक भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म होगा तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। और भ्रष्टाचार में मैंने फिर कहा, पॉलिटिशियन चंडीगढ़ के उतने पावरफुल नहीं है कि इस तरह पैसा खा जाए। मैं इस बात कहूँ। सर हरप्रीत बबला अब मेयर है। भाजपा के लोगों ने कहा था कि हरप्रीत बबला जब आएंगी या जो भाजपा के मेयर होंगे, इसके बाद फाइनेंशियल क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाना है यहाँ से। हरप्रीत बबला मेयर बन चुकी हैं और जो आम आदमी पार्टी के मेयर थे वो हट चुके हैं। अब क्या बाधा है? क्यों नहीं अब क्रांतिकारी कदम या कोई जादुई छड़ी चल पा रही है? करना चाहिए, अगर लोग कहा है तो मैं भी हक में हूँ, लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ, मेजर जो प्रॉब्लम है वो हल नहीं होगी जब तक इसका रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेशन का नहीं होगा। एक्ट पढ़िए, काउंसलरों को भी पढ़ना चाहिए, मेयर को भी पढ़ना चाहिए, एमपी साहब को भी उस एक्ट के हिसाब से चलना चाहिए। हमारा बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे फंक्शन क्या हैं। मैंडेटरी फंक्शंस हैं, उसमें ये करना है। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है, करने नहीं करने कॉरपोरेशन पे डिपेंड करता है। अगले लिखा हुआ है कि रेवेन्यू शेयर क्या होगा। डिपार्टमेंट, जो अर्निंग डिपार्टमेंट जितने कॉरपोरेशन के एक्ट के मुताबिक हैं, वो सारे अगर कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ तो हमें ग्रांट की 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सरप्लस रेवेन्यू होगा। उसमें मैं मोटे मोटे बता देता हूँ जो कॉरपोरेशन को मिलने चाहिए या कॉरपोरेशन के एक्ट के मुताबिक दूसरे देशों की कॉरपोरेशन, दूसरे शहरों की कॉरपोरेशन में है। रोड टैक्स एमसी के पास है, प्रॉपर्टी टैक्स एमसी के पास हमने लगा रखा है, इंटरटेनमेंट टैक्स पूरा के पूरा जो बाहरले शहर है उनके सारा कॉरपोरेशन के पास है। एक्साइज के ऊपर जितने सेस हैं हम सारे सेस लगा सकते हैं, लोगों पे टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। सिगरेट पे सेस लगा सकते हैं, शराब पे सेस यहाँ है, जो लगाया था हमने सेस वो बहुत में 1-2 रुपये लगाया था, वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट ड्यूटी वालों ने कहा जी नहीं हमारे ठेके सस्ते चले जाएंगे। आज भी मैं कई शहरों के बता सकता हूँ, बड़े बड़े बेंगलोर और बॉम्बे में, जहाँ 20-20, 50-50 रुपये पर बोतल सेस लगा रखा है। आप कितने इंटरटेनमेंट टैक्स का अंदाज़ा लगाते हो? 40%। अगर 500 की वो टिकट लेता है 200 रुपये इंटरटेनमेंट टैक्स है, वो नहीं देते हमें। एडवर्टाइजमेंट सारी हमारे पास है, क्लब एंड कम्युनिटी सेंटर सारे हमारे, हर चीज़ इतनी है। और इसके लिए कोई ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिल्ली फाइनेंस कमीशन है। दिल्ली फाइनेंस कमीशन दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए ज्वाइंट बनाया गया था, इसीलिए कि वहाँ 2 टायर सिस्टम है, सरकार भी है और कॉरपोरेशन भी है। तो उनके रेवेन्यू शेयर के लिए सिस्टम ये बनाया था कि दिल्ली वो फाइनेंस कमीशन विजिट करेगा, वो देखेगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर में कितना काम कर रही है और प्रशासन कितना कर रहा है और उसकी आमदन कितनी है, उसका शेयर देना है। दिल्ली उस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पड़ी है, सरकार का बनाया हुआ है, केंद्र सरकार का बनाया हुआ है। आज भी उसने आज से 4 साल पहले 30% शेयरिंग के लिए कहा था कि कॉरपोरेशन को 30% मिलना चाहिए, जो मेरे हिसाब से 18-20% से ज़्यादा नहीं मिल रहा। वो रेवेन्यू शेयर सिस्टम जो है, या तो हमें ग्रांट का शब्द क्या है? ग्रांट का मतलब होता है कि हमारे हक से कुछ हमें एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप तो हमारा हक मार रहे हो। जो हमारा रेवेन्यू शेयर बनता है वो नहीं दे रहे और हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन एहसान जताती है कि हम तो हमको ग्रांट दे रहे हैं।
कोई ग्रांट नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा जो शेयर है अगर कॉरपोरेशन को पूरे डिपार्टमेंट दे दे, हमें एक्ट का खोल के बैठ जाए, डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दे और फिर हमें हमसे पैसा ना उधार मांगे एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर मुझे कहना। तो सर एमसी का कंगाली का एक कारण प्रशासन का ये रवैया भी है। ये रवैया इसीलिए है कि हमारी जो सेंटर में जो स्ट्रेंथ है वो कम है, वो एक ही एमपी है वहाँ पे। दूसरे स्टेटों में 20-20-30 एमपी होते हैं। एक अगर चेन्नई जैसे या बॉम्बे जैसे, अब मैं दूसरी एक बात मैं और भूल गया। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा धक्का क्या करती है? किसी भी शहर में अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ एरिया ट्रांसफ़र होता है तो जितनी खाली ज़मीन पड़ती है वो सारी कॉरपोरेशन को दी जाती है। चंडीगढ़ में 22 गांव थे, चलो पहले हमने मान लिया किसी टाइम पे, अब जो लास्ट गांव किए हैं उसमें जितनी ज़मीन थी सारी कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पास रख ली। गांव की मेंटेनेंस बढ़ा दी, 6 गांव की मेंटेनेंस बढ़ दी, कहा दिया वहाँ पे। अब गांव में से भी तो काउंसलर चुन के आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनें एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़ी हैं। ये स्टडी टूर की बात बहुत बार उठाते हैं। मैंने जितने स्टडी टूर किए हैं शायद किसी काउंसलर ने नहीं किए हों, और मैं हमेशा कहता था भाई इसको नेगेटिव पॉइंट में ना लो, इसको पॉजिटिव लो। हम न्यू बॉम्बे में गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, वहाँ हमने विज़िट किया, हैरान हो गए हम। वो बॉम्बे से भी अमीर कॉरपोरेशन है न्यू बॉम्बे। कारण एक ही है कि जब वो कॉरपोरेशन बनाई तो जितनी ज़मीन खाली पड़ी थी वो सब कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दी। आज अगर कोई भी स्टडी टूर गया उसकी रिपोर्ट निकाल के देखें, मैंने बना के दी हुई है कॉरपोरेशन में। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज उनके पास है, प्राइमरी एजुकेशन उनके पास है, लोकल बस सर्विस उनके पास है, लोकल टेलीफोन जो बने हुए हैं सारे उसके पास है। उनके बाद भी सरप्लस पैसा उनके पास, क्योंकि वो ज़मीनें उनके पास है। यहाँ तो सर दे करके भी छीन लिया, बाद ज़मीन दे के छीन ली हमारी। ये इसीलिए ना कि ये देखते हैं कि जी ये हमारे वहाँ से सेंटर से फंड आते हैं, क्योंकि इस पर कोई रेगुलर चेक नहीं है। इसका सारा आमदन और खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। वहाँ भी अधिकारी बैठे हैं, वहाँ भी जॉइंट सेक्रेटरी बैठा है, यहाँ भी जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का आदमी बैठा है। चेक कौन करेगा? कौन उसकी कैग की रिपोर्ट कभी यहाँ आई है? कभी कैग की रिपोर्ट स्टेटों में आती है, यहाँ की रिपोर्टें नहीं बनती होंगी क्या? यहाँ पैरा नहीं बनते होंगे? कहाँ है आज तक? कभी आपने सुना है कि चंडीगढ़ के किसी डिपार्टमेंट के बारे में कैग की रिपोर्ट आएगी तो वो टेबल कहाँ करेंगे? प्रोविज़न कहाँ है? आपस में ही जवाब देने हैं ना। तो ये सारी कमियां हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कई बार कहा है कि ये एक मेरे इंटरव्यू देने से इतना टाइम नहीं मिलेगा, ना आपको होगा, ना लोग इतना सुनेंगे, ना लोगों तक पहुँच होगी। इसके लिए एक विस्तृत बहस होनी चाहिए, शहर में सेमिनार होने चाहिए, एक्सपर्ट बैठे, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हों, निगम एक्ट के जो हों, अधिकारी हों, और ये 2-3 दिन का सेशन होना चाहिए ताकि कम से कम पिक्चर तो सामने आए कि इसका कारण क्या हो सकता है। मैंने पहले भी लिखा था उस दिन कि हो सकता है मेरे आकलन उतने परफेक्ट ना हों, लेकिन मैं मोटे मोटे जो मेरा तजर्बा सामने देख रहा हूँ कि अभी तो मैं बहुत सी बातें मेरे से नहीं, इतना इंटरव्यू का टाइम नहीं मैं उसमें डिटेल में जाऊँ। अभी बहुत सी और चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जहाँ पे हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं और बहुत से हम नुकसान को कवर कर सकते हैं। अगर किसी टाइम कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा होती थी हमें कि हमें हेल्प करते थे। जैसे मैं मेयर था तो मैंने गवर्नर साहब से कहा था कि जी हमारी हेल्प करिए, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपके पास 2 साइट पड़ी है, आप ऑक्शन कर लो। उप्पल सोसाइटी और ये JW मेरिट, ये कॉरपोरेशन को हमें जगह दी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि बेच लो और अपना ठीक कर लो जी। उससे हमें 250-300 करोड़ रुपये आया था दोनों से। एक बार हमें 9 सेक्टर की जो मार्केट है, जो जहाँ गरेवाल इंस्टीट्यूट वगैरह है, इसमें 2 शोरूम दिए थे हमें कि ऑक्शन हो रही है भाई, ये 2 शोरूम कॉरपोरेशन ले ले। हमने वो ऑक्शन का पैसा हमें आया था, क्योंकि मेंटेनेंस पार्किंग हमने की थी, वहाँ बनाया हमने कहा गवर्नर साहब से, देखिए अब जब चाहिए कि ये जाके एडमिनिस्ट्रेशन से, मेयर साहब आप बहुत समझदार हैं, मैं मिलूँगा भी उनसे, कि ये जो छोटे छोटे इशू हैं जाके गवर्नर साहब के नोटिस में लाएँ। ये जो अधिकारी आसपास राजभवन को एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक घेरा डाल लेते हैं, उनके तक ट्रू पिक्चर नहीं जाने देते कि कॉरपोरेशन बेटर है। मैं समझता हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी डिपार्टमेंट से बेटर फंक्शनिंग करती है। यहाँ थोड़ा सा शोर इसलिए पड़ता है कि बिरादरी हमारी ऐसी है पॉलिटिशियन की, तू भी चोर मैं भी चोर, वो तो उसको चोर कहता है, उसको चोर कहता है। तो लोगों की जनता में लगता है कि कॉरपोरेशन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ये भ्रष्टाचार ही है, जबकि स्थितियाँ इसके उलट हैं, स्थितियाँ उलट है। तो सर कुल मिला के आपने जिस तरह से बातें कही, तो नगर निगम तो जनता पर बोझ है। दूसरी बात नहीं, बोझ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बोझ बना दिया गया हो, ये इंप्रेशन दिया जा रहा है।
इम्प्रेशन दिया। जिस तरह से आपकी ही पार्टी के जो देवेंद्र सिंह बबला थे, कभी पार्षद होते थे, वो एक ताला लेकर के आए थे बड़े से, और उन्होंने कहा था कि ये लगा देना चाहिए, और अब उनकी पत्नी मेयर है। क्या मेयर को जो पतिदेव का जो सपना है नहीं पूरा कर देना चाहिए? जब चल ही नहीं पा रहा तो लगाओ ताला। ना ना, अगर उस वक्त बाबला जी ने कहा होगा तो मैं उनको शाबाश देता हूँ कि वो विजिलेंट थे वो, और वो छोटी सी गड़बड़ पे अगर ताला लेके पहुंच गए थे तो प्रशासन हिला, उन्होंने बातचीत की, मदद की, पैसे आए वहाँ से। मैं फिर कह रहा हूँ रेवेन्यू शेयर सिस्टम, जब बबला जी ने हिला दिया छोटी सी बात पे, हाँ। तो ये मेयर हैं तो पूरा उलट पुलट क्यों ना कर दे? ना 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 ना, बबला जी काउंसलर थे, मेयर नहीं थे आप, यही तो कमी है। नहीं नहीं, अब मेरे आगे, अब मेरी बात नहीं पार्षद थे, मैं पार्षद थे, लेकिन उनकी पत्नी मेयर है। ना ना ना, बबला जी अगर पार्षद थे, उन्होंने आवाज उठाई थी तो सारे पार्षद उनके साथ थे, मेयर उनके साथ थे। आज वो स्थितियां नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ किसी की बन ही नहीं रही। ये जो माहौल नया 4-5 साल से हो गया कि जी बोलचाल की भाषा तो आप देख रहे हैं कॉर्पोरेशन में, हमारे सामने भी तो नहीं थी, गाली गलौच इस तरह तो नहीं था। नहीं सर, उस टाइम भी हाथापाई होती थी। हाथापाई होती थी, लेकिन मुझे ये कोई बता दो कि क्या हाउस नहीं चलते थे? चलते थे। रात को 11 बजे तक चलाए, 11 बजे 12 तो निकल गया, 10 बजे तक तो मैंने हाउस चलाया जी। बातचीत कर लेते थे पहले हम आपस में बैठ के कि भाई देखो हमने ये मसले उठाने हैं, इसके लिए आधा घंटा छोड़ डाल लेना, ताकि लोगों में काउंसलर की बात चली जाए कि पार्टी क्या चाहती है। ये तो कभी नहीं हुआ था ना कि हमने हाउस नहीं चलने देना या हाउस चलेगा ही नहीं। अब तो बहाना ढूंढा जाता है कि आप 10 मिनट छोड़ पारना, मैं हाउस एडजर्न करके उठ जाऊंगा, बहस हो ही ना, अधिकारी पास करके निकल जाएंगे। यही हो रहा है ना, ये नुकसान हो रहा है। डिबेट जब तक नहीं होगी, हाउस में पॉजिटिव बातें नहीं आएंगी, मीडिया नहीं उसको ढंग से छापेगा, जनता को नहीं पता लगेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में महाराजा साहब बैठे होते हैं उनकी कान पे जूं नहीं रेंगती। मैं आपको बता दूं सर, जब हरप्रीत बबला मेयर बनी तो उस दिन प्रधान जी आए थे भाजपा के, मल्होत्रा साहब, उन्होंने कहा कि 92 करोड़ जो है वो रिलीज़ किया है प्रशासन ने और बहुत जल्दी क्रंच खत्म हो जाएगा। वो पैसे कहाँ आए अभी तक? ये हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। वैसे नहीं, ऐसा नहीं था। उनके 92 करोड़ शब्द निकल गया। जब हम वहाँ रिजल्ट आ रहे थे, मैं वहीं था, तो वहाँ से एक प्रेस नोट जारी हो गया था कि जो इस महीने की ग्रांट है वो प्रशासन ने जारी कर दी है जी। वो 34-35 करोड़ की ग्रांट आती है क्वार्टरली, वो ग्रांट जारी हुई थी। तो वो एक खुशी का मौका था कि अच्छे शगुन हुए कि आज ही मेयर बदले और 34 करोड़ की ग्रांट आ गई है। वो 92 करोड़ किस में कह दिया, किसी ने उनके कान में डाल दिया होगा कि जी 92 करोड़ आती है ग्रांट जी। बेसिकली तो 34 करोड़ ही आती है ना। तो वो ऐसा उनकी मंशा कोई मिसलीड करने की कभी हो सकती है कि पहले दिन ही मेयर बने। वो एक अनजाने में मुंह से निकला हुआ शब्द है अमाउंट का। ग्रांट उसी दिन आई थी, मैं वहीं था 17 सेक्टर में, जब वहाँ से विज्ञप्ति जारी हो गई थी कि हमने ग्रांट इशू कर दी है आज की। सलाह क्या देंगे सर? क्योंकि ना तो ये बोझ लगे और ना ही ताला लगे, और लगे तो जल्दी लगे। नहीं, ताला तूला नहीं लगेगा। मैं अब एक बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले दिनों कुछ जानकारियां हासिल की हैं, थोड़ी देनदारी ज़्यादा है। ये अगर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगे या पानी का रेट बढ़ाएंगे या करेंगे, इससे ये हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे बहुत अमाउंट कम आएगा, और कम भी आएगा तो आज अगर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता है, सीवर सेस बढ़ता है, तो इसकी बिलिंग जाके नवंबर-दिसंबर में होगी। जब तक मेयर का कार्यकाल ख़त्म होने आ जाएगा। इमीडिएट जो ग्रांट, मैं मोटा मोटा बताता हूँ जो मैंने अब पता कराया, जो हमने देनदारी है इस वक्त 80-90 करोड़ रुपया जो ठेकेदार जो भूख हड़ताल पे बैठे थे उनका देना है। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो 5 साल पूरे हो गए हैं, बंद कर दिया गया है, उसके 125-30 करोड़ के काम चल रहे हैं, वो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी जल्दी। वो 125 करोड़ हुआ है, 2 महीने की सैलरी है जो 100 करोड़ के करीब बनती है। कुछ रेजिडेंट वेलफेयर का पैसा पेंडिंग पड़ा है, कुछ हमारी और देनदारियां, तो मिला के 300-400 करोड़ की इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है कॉरपोरेशन को पटरी पे लाने के लिए। तो अगर तो ये करवा गए बीजेपी या मेयर या मनीष तिवारी जी मिल के सारे ये छोड़ दें, मैं फिर कह रहा हूँ आरोप लगाना जी वो फेल है, वो फेल है, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, ये नुकसान कॉरपोरेशन का होगा, जनता का होगा। एक मुश्त ग्रांट मिले, उसके बाद ये पटड़ी पे आए धीरे धीरे, तो ये विकास के काम कर पाएगी, नहीं तो नुकसान होगा जनता का। टैक्स कोई हल नहीं मैं समझता हूँ। ये प्रशासन शायद ये थोड़ा बहुत तंगी डाल के, मुझे लगता है कि ये, इसको मैं क्या शब्द कहूँ, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, वो इस तंगी का, मजबूरी का फ़ायदा उठा के कुछ टैक्स इम्पोज करना चाहता है। कि मुझे जो जानकारी मिल रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दो, सेस बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, सारा भी बढ़ा लेंगे तो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं आता। फिर वही ढाक के 3-5 वही 50 करोड़ तो ठेकेदारों की देनदारी में निकल जाएगा, विकास के काम कहाँ से हो गए।
अभी हमारा कई काम और हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटरों के पैसे पड़े हैं, रेजिडेंट वेलफेयर पार्कों के हम पैसे नहीं दे सके, क्योंकि प्रशासन को एक बात समझनी चाहिए, काम बहुत बढ़ गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। जब मैं मेयर 96 में थे हम वहाँ कॉरपोरेशन में, तो उस वक्त सारे चंडीगढ़ में 40-50 पार्क होते थे। आज 1800 पार्क हैं, 20 बड़े पार्क हैं। उस वक्त सारे शहर में 100 माली के से काम चल जाता था, आज 1000 माली से काम भी नहीं चलता। गांव उस वक्त 5 थे सिर्फ कॉरपोरेशन के बाद, आज 22 हैं। बहुत पेंशन कब बढ़ गई, उनके जो हमारे क्या कहते हैं फंड, जो कंट्रीब्यूटरी फंड होते हैं, पेंशन में ज़्यादा देना पड़ता है, पे कमीशन आ जाते हैं, उसके पैसे ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो ये ना सोचे कि इस साल इतनी ग्रांट थी तो अगले साल भी हम उतनी दे रहे हैं। ये तो देखें कि लोगों की काम की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। कुछ चीज़ें बंद भी करनी पड़ेंगी, मैं फिर कह रहा हूँ, कई चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें थोड़ा भ्रष्टाचार भी है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा, लड़ाई झगड़े हाउस में पूरी डिबेट नहीं हो रही, जानकारियाँ नहीं आ रही। तो सारी चीज़ें मिला के अगर जब तक ये स्टेप नहीं उठाए जाएंगे, ये आर्थिक तंगी जो है दूर होने वाली नहीं है। आर्थिक तंगी दूर होने वाली नहीं है। जैसे कि चावला साहब ने कहा कि फेल ये नहीं वो नहीं, फेल सिर्फ जनता है। जब तक ये डंडा लेकर के घर से निकलने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक शायद क्रंच दूर नहीं होना, क्योंकि डंडे से ही असली सवाल जवाब किया जाएगा। नहीं, लोकतंत्र में देखिए जनता का डंडा जो होता है ना, ये कह लीजिए सिस्टम है हमारा, वो जनता का डंडा सिर्फ 5 साल के बाद ही चल सकता है, जब वोट पड़ती है। तो उससे 5 साल में इतनी गड़बड़ हो जाती है कि वो फिर 5 साल बाद जो नए आते हैं चुन के, जो पिछले की गलती है वो नए वालों की, या पिछलों का क्रेडिट तो मिलता नहीं, क्रेडिट तो पिछले वाले अपना ही रखते हैं, जो डिसक्रेडिट है वो अगले वालों को भुगतना पड़ता है। तो सर मेरा कहने का मतलब है कि जनता जो यहाँ की शहर की जनता है, चंडीगढ़ की जो जनता है, वो बहुत ही आराम तलबी है। इनको थाली में अगर परोस देंगे तो शायद ये खाए या ना खाए। जनता इनको जब तक ये आवाज़ नहीं उठाती तब तक शायद ये मुश्किल है। चंडीगढ़ की जो शहर का पॉलिटिकल सिस्टम है या जो लोगों की सोच है, वो सोच एजिटेशनल अप्रोच नहीं है चंडीगढ़ में। आप जितने भी मैं आपके चैनल पर देखता हूँ जो एजिटेशन हैं वगैरह हैं, या जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, जब हम भी धरने पे बैठते थे तो 100 आदमी कांग्रेस का वर्कर ही होता था। जिस जनता के लिए हम धरना देते हैं वो तो पास से मजाक करते उड़ा के निकल जाते हैं। कोई आज तक देखा हमने किसी भी इशू पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के धरने में आम जनता चलती हुई जाके वहाँ बैठ जाइए? बिल्कुल, वो तो सर नेता भी तो मूर्ख बना देते हैं, तो उसको फिर जनता भी मूर्ख बनाती है। फिर हर बात पे नेताओं पे क्यों डालते हो? आपने पहले खुद कहा कि जनता डंडा लेके आएगी। जनता तो ऐसे ऐसे जाते हैं, हम बैठे होते थे ना लोग। जनता को लीड जनता करे, ना कि कोई नेता करे, तभी बात बनती है। नहीं, इस डेमोक्रेटिक के सिस्टम में बिना नेता के काम नहीं चल सकता। हाँ, नेता चुनने में थोड़ी सी ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि सही नेता चुने, जो लगे कि इनके पीछे लग के हमारा सुधार हो सकता है। जनता कई बार, मैं बता दूं, चंडीगढ़ की जनता ने भी कई बार, कभी जाति के नाम पे, कभी एरिया के नाम पे, कभी ये मेरा है वो मेरा नहीं है, कुछ सीटों पे आप देखेंगे कॉरपोरेशन में बहुत बहस में नहीं जाना चाहता। जनता के निर्णय भी सही नहीं उतरे तो फिर भुगत लो भाई। धन्यवाद। थैंक यू जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।